हेलो फ्रेंड्स। गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों ने सिग्निफिकेंस यूटिलिटी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ा था। आज हम लोग डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स से शुरू करेंगे आज का लेक्चर। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इन दोनों में क्या डिफरेंस? तो फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव। फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव। नेगेटिव क्यों बोला गया? क्योंकि ये स्टेट को कुछ करने से रोकते हैं। प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स। प्रोहिबिट प्रोहिबिट द गवर्नमेंट प्रोहिबिट द गवर्नमेंट फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स। मतलब गवर्नमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि वो ऐसी चीजें ना करें जिससे सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो। तो ये फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव इन करेक्टर। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इन करेक्टर। ये कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के थ्रू कि गवर्नमेंट ऐसे लॉज लाए जो सोशल वेलफेयर का काम करे, पब्लिक वेलफेयर का काम करे, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस लाए। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर पॉजिटिव इन करेक्टर, require the state to do certain things, require the state to do certain things। सेकेंड डिफरेंस जो है वो है फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल, they are legally enforceable by courts in case of violation। तो फंडामेंटल राइट्स आपके जस्टिसिएबल है। अगर गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट या फिर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं इनको एनफोर्स कराने के लिए। तो फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल, दे आर लीगली एनफोर्सिएबल, लीगली एनफोर्सिएबल। लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो हम लोगों के नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन जस्टिसिएबल। मतलब ये कोर्ट के थ्रू एनफोर्स नहीं किए जा सकते। नॉट लीगली एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट्स, नॉट लीगली enforceable by courts for their violation। मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई वायलेट करता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को वायलेट करता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। नॉन जस्टिसिएबल है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल है। तो ये सेकंड डिफरेंस हो गया। थर्ड डिफरेंस है फंडामेंटल राइट्स एस्टेब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दे establish they they establish social and economic they establish social and economic democracy। देखिए फंडामेंटल राइट्स ये है, इक्वालिटी की बात करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं।
तो ये जो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करते हैं। जनरली फंडामेंटल राइट्स जो है, ज़्यादातर फंडामेंटल राइट्स हम लोगों के पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करते हैं। लेकिन जो हमारे ज़्यादातर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करते हैं। सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मीन्स कि सोसाइटी में हर कोई इक्वल रहे, और जो अमीर गरीब की भी जो खाई है इकोनॉमिक डिफरेंस है वो भी कम से कम हो लोगों के बीच में। जो कंट्री के रिसोर्सेज हैं उनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो कंट्री के लोगों में, और कोई भी बहुत ज़्यादा अमीर ना बने, और कोई जो गरीब है उनका भी इकोनॉमिक स्टैंडर्ड में सुधार हो, जिससे कि वो भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ सके। तो इसीलिए जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं ये इक्वालिटी, इक्विटी, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करते हैं। इक्वालिटी, फ्रीडम, लिबर्टी, एक्सेट्रा। फोर्थ जो है वो है प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल। ये इंडिविजुअल की वेलफेयर की बात कर, इंडिविजुअलिस्टिक, इंडिविजुअलिस्टिक, इंडिविजुअलिस्टिक एंड पर्सनल। इंडिविजुअलिस्टिक एंड पर्सनल क्योंकि ये जो सिटीजन है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, उसकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बात कर। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किसी पर्सन या फिर इंडिविजुअल या सिटीजन के सिटीजन को, सिटीजन पर्सन इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। तो ये इंडिविजुअलिस्टिक पर्सनल इन नेचर है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पूरी सोसाइटी एज ए होल की बात करता है। प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी, वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। तो ये सोसाइटेरियन है, पूरी सोसाइटी की बात करते हैं। सोसाइटेरियन, सोशलिस्टिक, सोशलिस्टिक। फंडामेंटल राइट्स हम लोगों के इंडिविजुअलिस्टिक हैं, जो केवल एक पर्सन, सिटीजन या फिर इंडिविजुअल के लिए अप्लाई होते हैं, बात करते हैं। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो कम्युनिटी, सोसाइटी एज ए होल हम बात करते हैं। फिफ्थ जो है वो है जनरली फंडामेंटल राइट्स, जनरली फंडामेंटल राइट्स डोंट रिक्वायर legislation, they are automatically implemented, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है, फंडामेंटल राइट्स जो है वो हम लोगों के ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंटेड है। ज़्यादातर फंडामेंटल राइट्स ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंटेड है, कुछ ही फंडामेंटल राइट्स के लिए हम लोगों को एक्ट या फिर लेजिस्लेशन बनाना पड़ा, जैसे आर्टिकल 17 जो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है, और आर्टिकल 23 जो ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर की बात करता है। तो इन सबको रोकने के लिए एक्ट या फिर लेजिस्लेशन पार्लियामेंट ने बनाया है, बट मैं ज़्यादातर जो फंडामेंटल राइट्स है वो ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हुए, उनके लिए अलग से कोई लेजिस्लेशन या एक्ट नहीं बनाना पड़ा है। लेकिन जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक्ट बनाने पड़ते हैं। दे रिक्वायर लेजिस्लेशन, रिक्वायर एक्ट्स या फिर लेजिस्लेशन फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन, फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन। तो हम लोगों ने ऐसे कई डायरेक्टिव्स हैं, जैसे हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक 1972 बनाया है, जिसमें वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की बात कही है। ऐसे ही हम लोगों ने इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट बनाया है 1976, जिसमें जो वुमेन वर्कर है उनको मेल वर्कर के अकॉर्डिंग ही दोनों को बराबर वेजेस मिलेंगी। ऐसे ही मिनिमम वेज एक्ट बनाया है 1948, जिसमें सरकार एक मिनिमम वेज को
नेसेसरी कर देगी कि इससे कम वेज नहीं दे सकते, मिनिमम वेज एक्ट 1948। तो इसी टाइप से हम लोगों ने कई एक्ट बना के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराया है। देन हम लोगों का courts are bound to declare a law violative of any of the fundamental rights as unconstitutional and invalid. Courts are bound to declare any courts are bound to declare a law violative of fundamental rights as unconstitutional and invalid. Courts are bound to declare a law violative of fundamental rights as unconstitutional and invalid. अगर गवर्नमेंट या पार्लियामेंट ने कोई भी लेजिस्लेशन बनाया है, कोई भी एक्ट बनाया है, कोई भी लॉ बनाया है, वो अगर सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा तो जो कोर्ट है वो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इनवैलिड डिक्लेयर कर देगी। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के केस में क्या है? कोर्ट्स कैन नॉट डिक्लेयर ए लॉ वायलेटिव ऑफ एनी ऑफ द डायरेक्टिव एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कोर्ट्स कैन नॉट डिक्लेयर ए लॉ violative of directive principles of state policy as unconstitutional and invalid. Court cannot declare a law violative of directives as unconstitutional and invalid. अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है और वो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को वायलेट करता है तो कोर्ट जो है वो इस लॉ को इस बेसिस पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल या फिर इनवैलिड डिक्लेयर नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज है, however they can uphold the validity of a law. However, court can declare the court can declare the validity of a law on the ground that it was enacted to give effect to a directive principle. तो देखिए, अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है और वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को वायलेट करता है तो कोर्ट उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल या फिर इनवैलिड डिक्लेयर नहीं कर सकता। हाँ, ये ज़रूर है, अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है और वो किसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है और कोर्ट ये एग्जामिनेशन के दौरान ये देखता है कि वो लॉ किसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहा है तो कोर्ट उसे वैलिड डिक्लेयर कर देगा, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड डिक्लेयर कर देगा। However, the court can declare the validity of a law on the ground that it was enacted to give effect to a directive. तो ये लास्ट आपने पॉइंट समझ लिया होगा कि कोर्ट कैन नॉट डिक्लेयर ए लॉ वायलेटिव ऑफ डायरेक्टिव एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड। अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है और वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अगेंस्ट में है तो ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल या फिर इनवैलिड डिक्लेयर करे। तो कोर्ट उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड डिक्लेयर नहीं करेगा। हाँ, ये ज़रूर है, पर कोई लॉ अगर पार्लियामेंट ने बनाया और वो किसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करता है तो इस बेसिस पे कोर्ट उसे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड घोषित जरूर कर सकता है। नेक्स्ट जो है वो है हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स और
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की डिफरेंस पढ़नी है। अब हम लोग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसमें क्या है, justiciability of fundamental rights and non-justiciable of directive principles and the moral obligation of the state to implement have left to conflict। तो यही चीज बताई गई कि फंडामेंटल राइट्स आपके जस्टिसिएबल है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपके नॉन जस्टिसिएबल है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने की पार्लियामेंट की या गवर्नमेंट की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसी चीज को लेकर दोनों के बीच में कभी कभी एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है। तो जो पहला केस है इनकी कॉन्फ्लिक्ट का, वो आया था चंपकम दोरई राजन, चंपकम दोरई राजन केस, और ये 1951 में ही आ गया था। जैसे ही हम लोग आज़ाद हुए थे उसके कुछ ही साल के बाद ये केस आ गया था इन दोनों की कॉन्फ्लिक्ट के बीच, चंपकम दोरई राजन केस। इस केस में ये था, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दी, इस केस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया था। सुप्रीम कोर्ट, जब ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास आया तो सुप्रीम कोर्ट ruled that Supreme Court ruled that in case of a conflict, in case of a conflict between the two, Supreme Court ruled that in case of a conflict between the two, the fundamental rights would prevail। अगर दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो फंडामेंटल राइट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, फंडामेंटल राइट्स वुड प्रिवेल। और उसने ये भी कहा कि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को पार्लियामेंट या गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करना चाहती है तो वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करके कर सकती है। It also held that fundamental rights could be, it also held that fundamental rights could be amended to implement some of the डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था 1951 में चंपकम दोरई राजन केस में कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो सुप्रीम है। सुप्रीम कोर्ट रूल दैट इन केस ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल राइट्स आर द सुप्रीम, फंडामेंटल राइट्स वुड प्रिवेल। लेकिन इसने ये भी कहा था कि अगर कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जिन्हें गवर्नमेंट या पार्लियामेंट इम्प्लीमेंट करना चाहती है तो वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करके उन्हें इम्प्लीमेंट कर सकती है। इट ऑल्सो हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स कुड बी अमेंडेड। और फंडामेंटल राइट्स कैसे अमेंड होंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट एक्ट करना पड़ेगा फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने के लिए। इट ऑल्सो हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स could be amended to implement some of the directives। तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, डीपीएसपी आर सब्सिडरी टू फंडामेंटल राइट्स। मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो सब्सिडरी हैं फंडामेंटल राइट्स के। देन सेकंड केस जो है वो गोलकनाथ केस आया था, गोलकनाथ केस, और ये आया था 1967 में। 1967 में गोलकनाथ केस आया था और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव। तो इसने
सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ruled that parliament cannot take away any of the fundamental rights. Supreme Court ruled that the Parliament cannot take away any of the fundamental rights. Court held that fundamental rights. Court held that fundamental rights cannot be amended. To implement डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया था कि पार्लियामेंट अमेंडमेंट के थ्रू भी फंडामेंटल राइट्स को नहीं चेंज कर सकती। सुप्रीम कोर्ट रूल दैट पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। एक तरीके से सुप्रीमेसी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स सुप्रीम है। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके भी फंडामेंटल राइट्स को नहीं चेंज कर सकती डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था। सुप्रीम कोर्ट रूल दैट पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। एक तरीके से सुप्रीमेसी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स की बात की। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट टू इम्प्लीमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट जो हम लोगों का है वो है मिनर्वा मिल केस। मिनर्वा मिल केस, और ये जो केस है ये 1980 में आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द bedrock of balance between the fundamental rights and directives. Supreme Court ruled that our constitution is founded on the bedrock of balance between the fundamental rights and डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बैलेंस की बात की थी। सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द bedrock of balance between the fundamental rights and directive principles of state policy. To give absolute primacy to one over the other is to disturb the harmony of the constitution. To give absolute primacy to one over the other is to disturb the harmony. To give absolute primacy to one over the other is to disturb the harmony of the constitution. Then Supreme Court ने ये कहा था this harmony and balance is an essential feature of basic structure of the constitution. This harmony and balance between the two is an essential feature of the basic structure of the constitution. This harmony and balance between the two is an essential feature of the
बेसिक स्ट्रक्चर एसेंशियल फीचर डिक्लेयर किया था अपने बेसिक स्ट्रक्चर में। जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है सुप्रीम कोर्ट की 1973 में केशव नंदा भारती केस में, उसने सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के जो बैलेंस को है उसको बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर डिक्लेयर किया था। दिस हार्मनी एंड बैलेंस इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गोल्स set out by the directives goals set out by the directives have to be achieved. Goals set out by the directives have to be achieved without abrogating abrogating the means provided by the fundamental rights. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, जो वो गोल अचीव करना चाहते हैं सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का, उसके लिए फंडामेंटल राइट्स एक मीन्स का काम करेंगे। Supreme Court's goals set out by the directive principles have to be achieved without abrogating the means provided by the fundamental rights. तो जो फंडामेंटल राइट्स हमारे मीन्स हैं उनको बिना एब्रोगेट किए हुए हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के गोल्स अचीव करने हैं सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की। तो अभी प्रेजेंट पोजीशन क्या है? प्रेजेंट पोजीशन ये है कि fundamental rights enjoy supremacy of the directive, yet this doesn't mean directives cannot be implemented. Parliament can amend the fundamental rights for implementing the directives so long as the amendment doesn't damage destroy the basic structure of the constitution. The parliament can amend the fundamental rights for implementing the directive principles of state policy so long as the amendment does not damage or destroy the basic feature या फिर basic structure of the constitution। तो ये अभी फाइनल पोजीशन है। The Parliament can amend the fundamental rights for implementing the directive principles so long as the amendment does not destroy the basic structure of the constitution, does not damage or destroy the basic structure of the constitution। तो अभी प्रेजेंट पोजीशन ये है कि पार्लियामेंट अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सकती है, लेकिन जो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। और हमारी पार्लियामेंट ने जो आर्टिकल नंबर 31C में यही बात कही है। हमारे जो पार्लियामेंट है उसने आर्टिकल 31C में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो आर्टिकल 39B में है और जो आर्टिकल 39C में है उसको इम्प्लीमेंट किया है। हमारी पार्लियामेंट ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन अंडर आर्टिकल 39B एंड आर्टिकल 39C इसको इम्प्लीमेंट किया है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करके। और ये 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में पार्लियामेंट ने किया है। 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में अंडर आर्टिकल 31C एक नया आर्टिकल
पार्लियामेंट ने बनाया अंडर आर्टिकल 31C। पार्लियामेंट amended the fundamental rights for the implementation of directive 39B and 39C। तो ये चीज है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के डिफरेंस पढ़े, और हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट्स के क्या क्या वेरियस जजमेंट रहे वो पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के इम्प्लीमेंटेशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के जो हम लोगों ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लॉज बना के एक्ट्स बना के इम्प्लीमेंट किया है तो उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। आपको आज के लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं, और आप लोग ऐसे ही अपना लगन कोऑपरेशन बनाए रखिएगा। आप लोगों के कोई भी सजेशन या फीडबैक है तो वो भी आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू।